द अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिएगो और नंबर 5 अपने फादर सर हारग्रीव्स को ढूंढने के लिए उन्हीं की फैक्ट्री में पहुंचे थे, लेकिन वहां पे सर हारग्रीव्स ने डिएगो को इंजर्ड कर दिया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहां पे हमें स्टार्टिंग के अंदर ही क्लाउस के बारे में बताया जाता है कि जब वो 1960 में यहाँ पे पहुंचा था तो उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। रेस्टोरेंट के अंदर बैठने के बाद बिल पे नहीं करने से उसे वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है, जहाँ पे एक लेडी उसे अपने साथ ले जाती है जो की बहुत अमीर थी और क्लाउस उसे पसंद आ जाता है। क्लाउस को भी उस लेडी के हाथ में एक रिंग दिखाई देती है, जहाँ पे क्लाउस अपना झूठ मूठ का जादू दिखाना शुरू करता है। बैन उसमें उसकी पूरी मदद कर रहा था और वहाँ से उसका बाबा बनना शुरू हो जाता है। क्लाउस जिसके बाद में धीरे धीरे करके अलग अलग हिस्सों के अंदर अपने प्रवचन देने के लिए जाया करता था, जहाँ पे उसे बाबा बना दिया गया था, वो भी पूरी तरीके से। यहाँ पे हम उस आदमी को भी देखते हैं जो कि इस वक्त प्रेजेंट में जेल के अंदर था और इसी के साथ में बैन को एक लड़की से भी प्यार हो गया था। हालांकि क्लाउस को ये बाबा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद हम डिएगो को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। लाइला उसकी मरहम पट्टी कर रही थी और पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसे हुआ कैसे, क्या कर रहे थे तुम। उसी समय नंबर 5 आता है जो कि आखिर लाइला को कहता है कि आखिर ये जिंदा बच गया। तो लाइला कहती है क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारा भाई जिंदा बच गया। इसी के साथ हम नंबर 5 के भी गले पे देखते हैं कि उसके गले पे स्क्रैचेस लगे हुए थे। असल के अंदर ये स्क्रैचेस पोगो ने लगाए थे। इसी के साथ सीन यहाँ वानिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि आई तो इस समय लूथर से मिलने के लिए थी, लेकिन वहाँ पे उसका रास्ता वही तीनों भाई रोक लेते हैं जो कि द कमीशन से भेजे गए थे। वो वानिया का पीछा करते हैं। वानिया फुल स्पीड में वहाँ से भागती है और आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा खेतों में चली जाती है। ये तीनों आदमी अभी भी वानिया के पीछे ही थे। एक वक्त ऐसा आता है जब वो शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वानिया को ऑलमोस्ट गोली लगने ही वाली थी और तभी वानिया की सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। वानिया उस गोली को अपोजिट कर देती है और इसी के साथ एक इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि वानिया को भी नहीं समझ आता कि आखिर उसने ये कैसे किया। सेम टाइम पे हम एलियट को देखते हैं जिसके एक सिस्टम के अंदर कंटिन्यूअसली ब्लिंकिंग हो रही थी। नंबर 5 पूछता है कि आखिर ये किस चीज की ब्लिंकिंग है, तो एलियट बताता है कि ये मैंने रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए लगाई थी, यानी कि वॉइस फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए। नंबर 5 को पता चल जाता है कि ये वॉइस फ्रीक्वेंसी और कहां से आ सकती है, क्योंकि उसे वानिया के बारे में पता चल गया था। इसी के साथ हम लूथर को देखते हैं जिसे बिल्कुल एलिसन जैसी दिखने वाली लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो लड़की एलिसन नहीं थी। नंबर 5 अब वानिया के पास में पहुंच चुका था, जहाँ पे वानिया पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो नंबर 5 बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वानिया को तो पता ही नहीं था कि उसका एक छोटा भाई भी था। जिसके बाद नंबर 5 कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अगर तुम यहीं रुकी तो शायद ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी। बाहर आने के बाद वानिया को पता चलता है कि उसने एक इतना बड़ा ब्लास्ट किया है जिससे कि आधे से ज्यादा खेत बर्बाद हो गया है। नंबर 5 कहता है कि देखो तुम्हें अभी भी पावर्स है और अभी तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। जिसके बाद सीन लूथर के ऊपर शिफ्ट होता है। लूथर यहाँ अपने बॉस से बात करता है और कहता है कि आपकी तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है ना, आप यहाँ पे किसी भी आदमी को ढूंढवा सकते हैं ना। जहाँ पे उसका बॉस कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, आज तुम अच्छा खाना पीना, आज तुम्हारी काफी लोगों से फाइट है, काफी पैसे भी लगे हैं तुम्हारे ऊपर। लेकिन वो वापस से लूथर की बात के ऊपर फोकस करता है और कहता है कि बताओ तुम्हें किसे ढूंढना है। लूथर जिसके बाद एक पेपर के ऊपर एलिसन हारग्रीव्स का नाम लिख के दे देता है ताकि इतने साल बाद वो उससे वापस से जाके बात कर सके। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलिसन जब जेल के अंदर थी तो वहाँ उसे एक आदमी मिला था जिसके हाथ पे क्लाउस के जैसे नाम वगैरह लिख रखे थे। इसी के कारण उसने क्लाउस के बारे में पता किया और एक बहुत बड़े मेंशन के सामने आ गई जो कि बंद था। लेकिन जैसे वो पीछे जाती है तो वहाँ उसे स्विमिंग पूल के अंदर अपना भाई यानी कि क्लाउस मिल जाता है। ये दोनों भी कई सालों बाद मिले थे और आपस में मिलके बहुत खुश थे। दोनों अपने बारे में बताते हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है। एलिसन ब्लैक लोगों के साथ में प्रोटेस्ट किया करती है और इसी के साथ में उसकी शादी हो गई है रेमंड चेस्टनट से। क्लाउस उस आदमी को पहले से ही जानता है क्योंकि वो एक रात पहले जेल के अंदर ही था, वो भी उसी आदमी के साथ में। एलिसन बताती है कि उसे झूठे केस के अंदर कर दिया गया। क्लाउस कहता है तुम्हारे पास में पावर्स है यार, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो। तब एलिसन बताती है कि जिस दिन वानिया ने उसके गले के ऊपर अटैक किया था वही आखिरी दिन था जब उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था। उसके बाद से अभी तक उसने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया और यहाँ पे टाइमलाइन चेंज होने के बाद वो इस दुनिया के अंदर खुश है बिना पावर्स यूज करे भी। जिसके बाद सीन यहाँ हैंडलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो एक पेट शॉप के अंदर आती है जहाँ उसके सामने एक एक्वेरियम रखा था, लेकिन एक लड़का कंटिन्यूअसली उस एक्वेरियम पे टच किए ही जा रहा था। बार बार में नॉक करने से हैंडलर को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और वो उस बच्चे को मना करती है, लेकिन ये बच्चा मानता ही नहीं है। तो हैंडलर उस बच्चे को बुरी तरीके से डरा देती है कि तुम्हें काट काट के इसके अंदर फेंक दूंगी। जिसके बाद सीन वापस से एलिसन के ऊपर शिफ्ट होता है। वो अपने पूरे ग्रुप के साथ बैठी थी। यहाँ पे पूरे ग्रुप का एक ही मोटिव था कि ये सब बिल्कुल शांत तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ताकि ये अपने ब्लैक लोगों के लिए हक मांग सके। इसके पीछे ये लोग कोई भी वायलेंस नहीं करना चाहते। लेकिन इन्हीं के एक ग्रुप का आदमी एलिसन के ऊपर ही इल्जाम लगाता है कि तुम आखिर हो कौन, यहाँ आने से पहले तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, यहाँ पे आके तुमने एक आदमी से शादी कर ली और तुम्हारा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, हम आखिर तुम पे कैसे ट्रस्ट करें। तभी यहाँ की एक और ओनर जो कि पार्लर की ओनर थी वो इस आदमी के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि आखिर तुम इसके बारे में जानते ही क्या हो, ऊपर से ये हम लोगों के हक के बारे में बात कर रही है, अगर तुम हमें हक दिला सकते हो तो दिला दो। एलिसन जिसके बाद में सभी से वोटिंग करवाती है कि कौन कौन इस प्रोटेस्ट के अंदर मेरे साथ है। आधे से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट के अंदर साथ देते हैं। जिसके बाद सीन जेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग सी हरकतें शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो रिसेप्शन पे बंदा बैठा था एकदम से वो देखता है कि लाइट्स ऑन ऑफ हो रही है, ब्रेड्स के ऊपर 4 फिंगर्स आ गई है। इसी
इसी के साथ में टाइपराइटर पे लिखा हुआ दिखाई देता है कि रेमंड चेस्टनट को छोड़ दो, नहीं तो ये आदमी अपने जान से हाथ गवा देगा। इस आदमी की बुरी तरीके से फट गई थी, जिसके बाद ये आदमी बुरी तरीके से डर गया था और हैंड टू हैंड इसने रेमंड चेस्टनट को छोड़ दिया। बाहर आने के बाद उसे क्लाउस मिलता है, तो क्लाउस उसका वेलकम करता है और बताता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी तो बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। इसी के साथ में वो रेमंड को ये भी बताता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है। बैठे बैठे रेमंड की वाइफ का एक हस्बैंड भी निकल आता है। इस बात के लिए रेमंड को बड़ा शौक लगता है। इसी के साथ हम नंबर 5 और वानिया को देखते हैं। वानिया यहाँ पे नंबर 5 से अपने पास्ट के बारे में पूछती है कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरे साथ में हुआ क्या था। तो नंबर 5 बताता है कि हमें एक आदमी ने अडॉप्ट किया था और हमारे साथ में 6 बच्चे और भी अडॉप्ट करे थे। हम सारे बच्चों के अंदर सुपरनेचुरल पावर्स थी, लेकिन तुम्हारी पावर्स के बारे में कभी किसी पता ही नहीं थी। जिसके बाद एक बहुत बड़ी कयामत आई, हम लोगों ने टाइम जंप किया। टाइमलाइन शिफ्ट होने के कारण हम सारे लोग अलग अलग टाइमलाइन के अंदर गिरे। अभी तक भी आधे भाई बहन नहीं मिले हैं और ऊपर से तुम्हारी तो मेमोरी भी चली गई। तो वानिया कहती है आखिर कैसी कयामत। तो नंबर 5 कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो वानिया कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। नंबर 5 कहता है तुम्हें कहाँ तक का याद है। तो वानिया बताती है 1 महीने पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ से सीसी मुझे अपने घर ले गई थी, बस मुझे वहाँ तक का ही याद है। तब नंबर 5 बताता है कि तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो गई थी कि जिसके कारण एक बहुत बड़ा एनर्जी बीम निकला, जिससे मून डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बड़े बड़े से पार्टिकल आके अर्थ के ऊपर गिरे और अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद हम लोगों ने टाइम जंप लगाई और हम यहाँ पे पहुंच गए। वानिया को ये सारी बातें बिल्कुल फालतू लग रही थी, उसे तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन वानिया को इस बात पे भी बिलीव था कि रात में उसी ने अपने अंदर से पावर्स निकाली थी। तो कहीं ना कहीं वो नंबर 5 के ऊपर बिलीव कर रही थी। जिसके बाद सीन यहाँ हार्लिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हार्लिन को असल में म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था, लेकिन तभी उसका म्यूजिक सिस्टम खराब हो जाता है और इसके कारण वो बहुत बुरी तरीके से एंजाइटी फील करता है, पागलों वाली हरकतें करता है और इवन सीसी को बाइट भी कर लेता है। सीसी कैसे तैसे करके उसे संभालती है और उसी समय उसके घर पे कॉल आता है, जो कि वानिया ने ही किया था। वानिया कल रात से घर नहीं आई थी। सीसी को उसकी आवाज सुन के अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वानिया बताती है कि उसका एक भाई भी है और उसकी बाकी की फैमिली भी है, वो जल्द ही घर पे लौट आएगी। नंबर 5 तभी गुस्से में आता है और उसका फोन रखवा देता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। यहाँ पे हमें दुनिया बचानी है, कयामत को रोकना है, तुम किसी को नहीं बता सकती कि आखिर तुम्हारा एड्रेस कहाँ का है। जिसके बाद हम लाइला को देखते हैं, जो कि डिएगो के पास में आई थी। असल के अंदर डिएगो काफी ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन फिर भी यहाँ से बाहर जाना चाहता था। लेकिन लाइला उसके घाव के ऊपर और ज्यादा चोट लगा देती है और कहती है कि अभी तुम काफी ज्यादा बीमार हो, चुपचाप यहीं पे रुको। मैं जब तुमसे मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम मर गए हो, क्योंकि मैंने इससे पहले अपने माँ बाप को ऐसी हालत में देखा था। तो डिएगो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं, ये बात तुमने आखिर डॉक्टर को बताई क्यों नहीं। तो लाइला कहती है कि ये बात मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई है, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने ये बात बताई है। जिसके बाद ये दोनों और भी थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं और आपस के अंदर काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसी के साथ में लूथर को उसकी बॉस ने एलिसन हारग्रीव्स का एड्रेस दे दिया था। साथ में ये भी बोला था कि वो एरिया पूरा ब्लैक लोगों का एरिया है, तो थोड़ा संभल के जाना। लूथर एलिसन के घर के बाहर पहुंच गया था और काफी ज्यादा डरा हुआ भी था कि क्या उसे एलिसन से बात करनी भी चाहिए या नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे पीछे रेमंड पहुंच जाता है, जो कि लूथर से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो। तो लूथर बताता है कि मुझे एलिसन से मिलना है, एलिसन हारग्रीव्स। तो रेमंड बताता है कि पहली बात तो वो एलिसन चेस्टनट है और वो मेरी वाइफ है। लूथर को तो विश्वास ही नहीं होता कि एलिसन की शादी भी हो गई है। जिसके बाद रेमंड लूथर को घर के अंदर लेकर आता है, जहाँ पे आपस में बातें करने लगते हैं। रेमंड को विश्वास नहीं था कि एलिसन का एक भाई भी है जो कि व्हाइट होगा, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट की उस समय काफी ज्यादा फाइट चला करती थी। वो बताता है कि एलिसन ने कहा था कि उसके घर वाले रहते हैं नॉर्थ साइड में, लेकिन एक व्हाइट इंसान उसका भाई है, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता। उसी समय रेमंड के लिए कॉल आता है और रेमंड को यहाँ से जाना था। तो वो लूथर से पूछता है कि मैं एलिसन को तुम्हारा क्या मैसेज दूं। तो लूथर कहता है कि बस उसे कहना कि मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद हम एलिसन को ही देखते हैं। इस समय उसका साइलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका था। वो एक शॉप में जाके बैठती है, जो कि व्हाइट लोगों की शॉप थी, जहाँ पे ब्लैक लोगों का आना बिल्कुल मना था। वहाँ के लोग एलिसन को कहते हैं कि तुम्हें क्या यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे ब्लैक लोगों का आना मना है। तो एलिसन कहती है कि मैं यहाँ पे खाना खाने आई हूँ और ये मेरा हक है, मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। देखते ही देखते यहाँ पे काफी सारे ब्लैक लोग आ जाते हैं, जो कि चुपचाप यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, कोई भी हंगामा नहीं करते। लेकिन ये व्हाइट लोग कंटिन्यूअसली गालियां देते ही रहते हैं। इसी के साथ में सीन यहाँ क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्लाउस इस समय डेव के पास पहुंचा था। गाइस, फर्स्ट सीजन के अंदर हमने देखा था कि जब क्लाउस टेलीपोर्ट हुआ था तो वो डेव के पास चला गया था और उससे वो बहुत प्यार किया करता था। लेकिन डेव की एक वॉर के अंदर मौत हो गई थी। इस समय की टाइमलाइन के अंदर डेव एक बच्चा है, जो कि पेंट की शॉप पे काम किया करता है। क्लाउस उसे यही समझाने के लिए आया था कि तुम इस समय किसी भी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट मत करना, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। इनडायरेक्ट वे के अंदर क्लाउस बातें बताना शुरू करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्लाउस पागल है और उसने वहीं पे अपनी बात रोक दी और पेंट लेके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में बैन उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम उसका दिमाग खराब कर दोगे, तुम उसे कंफ्यूज कर दोगे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तुम टाइमलाइन बदल नहीं सकते हो। तो क्लाउस कहता है कि प्लीज मुझे उसकी जान बचाने दो, अगर वो वॉर के अंदर चला जाता है तो वो कभी नहीं बच पाएगा, मेरे पास मौका है, मैं उसे बचा सकता हूँ। तो बैन कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कितनी खतरनाक चीज हो सकती है, इसके चक्कर में तुम भी मारे जा सकते हो। क्लाउस कहता है कि मैं सारी चीजें संभाल लूं, बस मुझ पे बिलीव करो। क्लाउस अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे पता चलता है कि पुलिस की गाड़ियां यहाँ से निकल रही है और क्लाउस को याद आता है कि एलिसन एक प्रोटेस्ट के लिए गई थी। इसी के कारण वो एलिसन की मदद के लिए निकलता है। पहले यहाँ एलिसन जिस शॉप के अंदर बैठी थी, वहाँ पे व्हाइट लोग बहुत ज्यादा नारे लगा रहे थे। तभी यहाँ पे रेमंड भी आके चुपचाप उसके पास बैठ जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। एलिसन
एलिसन पूछती है कि आखिर तुम गुस्से में क्यों हो, तो रेमंड बताता है कि आज के दिन मेरी बेल हुई है जो कि किसी अतरंगी आदमी ने कराई है। एलिसन समझ जाती है कि वो जरूर क्लाउस है। इसी के साथ वो बताता है कि आज एक और व्हाइट आदमी मुझे मिला है जो कि खुद को तुम्हारा भाई बताता है। हट्टा कट्टा आदमी है, बिल्कुल गोरिल्ला के जैसे। एलिसन को विश्वास नहीं होता कि आखिर लूथर उससे मिलने के लिए आया था। सेम टाइम पे सीन लूथर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लूथर के दिमाग में कंटिन्यूअसली एलिसन चल रही थी, इसी के कारण आज उसका ध्यान नहीं लग रहा था फाइट के अंदर। यहाँ पे नंबर 5 और वानिया भी पहुंच गए थे और अब तो यहाँ पे लूथर खुद ही को पिटवाने के लिए कहता है कि तुम में जितना भी दम है उतना दम लगाओ। सामने वाला बंदा लूथर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। नंबर 5 और वानिया देख ही रहे थे कि आखिर ये फाइट बैक कर क्यों नहीं रहा है, इसके ऊपर आखिर इतने पैसे भी लगे हुए हैं। दूसरी तरफ एलिसन रेमंड को कुछ बता पाती कि उसके साथ में क्या हुआ है और उसके साथ में क्या नहीं हुआ है, या फिर उसके फैमिली मेंबर कौन कौन है। इतनी ही देर में वहाँ का एक शॉपकीपर एलिसन के ऊपर गरम गरम चाय गिरा देता है, जिसके कारण एलिसन को खड़ा होना पड़ता है। और जैसे ही रेमंड उसकी मदद के लिए आता है तभी पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेते हैं और उसके बाद में रेमंड को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। देखते ही देखते सबको सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ पे हंगामा एक लेवल तक बढ़ चुका था। सारे ब्लैक लोग एक तरफ थे, असल के अंदर ये अभी भी शांति से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, खुद का हक मांग रहे थे। एलिसन देख रही थी कि कैसे उसका पति बुरी तरीके से पिट रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि एलिसन की मदद करती है और एलिसन हाथ छुड़ा के सीधा रेमंड के पास पहुंचती है और वहाँ पे खड़े पुलिस वाले के ऊपर अपनी पावर्स यूज करती है कि मैंने अफवाह सुनी है कि तुम यहाँ से चले गए। रेमंड को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर उस व्हाइट मैन ने उसे छोड़ कैसे दिया। तो वो एलिसन से डर जाता है और पूछता है कि तुमने आखिर उसे क्या कहा। एलिसन कहती है कि मैंने बस उसे यही कहा कि मेरे पति को छोड़ दो। तो रेमंड कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि आखिर कोई आदमी मुझे बिना हमारे छोड़ कैसे देगा। तुमने आखिर कुछ तो किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि तुमने क्या किया है। इतनी देर में यहाँ पे क्लाउस पहुंच जाता है, जिसे पता था कि एलिसन किसी तो मुसीबत के अंदर है और इसी समय वो एलिसन को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ लूथर अभी भी पिट ही रहा था और आखिर के अंदर वो उस आदमी को इतना ज्यादा प्रवोक करता है कि तुम में बस इतना ही दम है क्या, जिसके बाद वो आदमी लूथर को बहुत बुरी तरीके से मारता है और लूथर वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यानी कि इस बार के वो पूरे पैसे हार गया था। दूसरी तरफ हम डिएगो और लाइला को देखते हैं जो कि अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चुके थे और लाइला यहाँ से उठ के निकल जाती है और उसके बाद सीधा उसी एक्वेरियम शॉप में पहुंचती है जो कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था और हैंडलर ने उसी एक्वेरियम के अंदर एक चाबी डाली थी। लाइला उसी चाबी को उठाती है, वहाँ से निकलती है और उसके बाद एक होटल में पहुंच के एक कमरे में चेक इन करती है और कहती है कि मुझे आने में देर हो गई है, ये बात मुझे पता है। आपके काम के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, मुझे भूख लग रही है और मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती हूँ। इसी समय वहाँ हैंडलर आती है और पता चलता है कि लाइला और कोई नहीं उसकी बेटी है, यानी कि वो हैंडलर को अपनी माँ बुला रही है। एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।